23 बरस की मेहरुन्निसा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर अपने भाई अब्दुल रहमान तारिफ से फ़ोन पर बात कर रही थी। इस बातचीत के दौरान अब्दुल रहमान को फ़ोन से तेज़ आवाज़ आई और मेहरुन्निसा की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब्दुल रहमान को पता था कि कुछ दुर्घटना हुई है, इसलिए वो भागे भागे अपने घर पहुंचे, जहां वो देखते हैं कि मेहरुन्निसा खून से लथपथ हैं। उन्हें उनके माता पिता अपनी गोद में लिए हुए हैं। मेहरुन्निसा की यह हालत गोली लगने की वजह से हुई थी। दरअसल जब वो अपने भाई से बात कर रही थी, उसी समय अचानक एक गोली उनके शरीर पर आग लगी, जिससे मेहरुन्निसा की मौत हो गई। ये कहानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। उस दिन तारीख थी 5 अगस्त 2024। ये वही दिन था जब शेख हसीना देश छोड़कर भागी थी। तब से लेकर अब तक 1 साल पूरा बीत चुका है। हसीना भारत में ही है और पूरा बांग्लादेश सलाहकारों के भरोसे है। मोहम्मद यूनुस काम सारे वही करते हैं जो प्रधानमंत्री के होते हैं, लेकिन खुद को चीफ एडवाइजर कहते हैं। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी होम एडवाइजर के भरोसे है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक एडवाइजर के भरोसे है। ये लोग उन्हीं बंगलों में रहते हैं, उन्हीं दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन नाम के आगे मिनिस्टर या मंत्री नहीं लगाते, क्योंकि ये कोई चुनाव जीतकर नहीं आए। बांग्लादेश की सेना जो तख्ता पलट दर तख्ता पलट के बाद बड़ी मुश्किल से बैरकों में लौटी थी, वो रह रहकर देशभक्ति मोड में आ जा रही है। सेना अध्यक्ष वकारुज्जमा बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि हम हैं। बीते साल जो हुआ उससे भारत अब भी उबर ही रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। रह रहकर सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने 1971 में आज़ाद करवाया, उसके लिए शहादतें हुई हिंदुस्तान से हजारों, वो इतना कैसे बदल गया, हमारे इतना खिलाफ कैसे हो गया। भारत में भले अगस्त 2024 की घटनाओं को शक की नज़र से देखा जाए, लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा तबका है जो इसे क्रांति का नाम देता है, जो हजारों छात्रों के खून से आई। चूंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, इसलिए वहां की घटनाओं से हम अछूते नहीं रह सकते। इसलिए आज के शो में बात करेंगे कि इस 1 साल में बांग्लादेश में क्या क्या बदला और उसका असर हिंदुस्तान पर क्या पड़ा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले 2 बिंदुओं में आपको समझाते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद मोटे तौर पर बांग्लादेश में बदला क्या क्या। नंबर 1, बांग्लादेश का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अब बदल गया है। शेख हसीना की आवामी लीग बैन हुई तो विपक्षी पार्टियों के लिए स्पेस बना। कैसे? 12 मई 2025 को बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर शेख हसीना की आवामी लीग को बैन कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर दिया। इसकी कोशिश अंतरिम सरकार पहले से ही कर रही थी। जानकार कहते हैं कि इसके पीछे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी का हाथ था। पूर्व में शेख हसीना पर फर्जीवाड़ा कर चुनाव जीतने के इल्जाम लगते रहे। आलोचक कहते हैं कि हसीना चुनाव में धांधली करवाती थी, साथ ही ऐन चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस देती थी। जमात और बीएनपी के नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ था एक वक्त। इसलिए जब वो सरकार में आए या उनसे सिंपैथी रखने वाले सरकार में आ गए, उन्होंने आवामी लीग को खत्म करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। जमाते इस्लामी पर तो शेख हसीना ने बैन लगाया ही था, लेकिन 5 अगस्त के बाद जमात से भी बैन हट गया। बीएनपी की मुखिया और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी जेल से रिहा किया गया। जमात और बीएनपी के सैकड़ों मेंबर्स और नेताओं को भी आज़ादी नसीब हो गई और वहां पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बदला। बीएनपी और जमात के अलावा एक और गुट है जो बांग्लादेश की नई पॉलिटिकल रियलिटी में अपने लिए जगह देखता है, छात्र राजनेता। जिन छात्र नेताओं ने हसीना को बाहर करने वाले आंदोलन में हिस्सा लिया, उनमें से कुछ अब सरकार का हिस्सा हैं, एडवाइजर्स बने हुए हैं यूनुस सरकार में। ये नेता स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन का हिस्सा थे। अब इन्होंने एक पार्टी बना ली है जिसका नाम है बांग्लादेश गणतांत्रिक छात्र संसद। एक वक्त था जब यूनुस कह दिया करते थे कि उन्हें चुनाव करवाने में 4.5 साल तक लग सकते हैं। लोग कहने लगे कि यूनुस के मुंह तो खून लग गया, वो कुर्सी पर बैठ क्या गए, अब उतरना ही नहीं चाहते। वो टेन्योर पूरा करना चाहते हैं उस सरकार का जिसने हसीना को चुना था। स्केप्टिक लोग कहने लगे कि यूनुस को मुजीब का हाल भूलना नहीं चाहिए, वो भी एक क्रांति के बाद सत्ता में आए थे और बांग्लादेश में कभी भी कुछ भी बदल जाता है। जब लगा कि यूनुस जड़ पकड़ ही रहे हैं, तो सितंबर 2024 में बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष और हार्ड पावर के मामले में डी फैक्टो लीडर जनरल वकारुज्जमा सामने आए। उन्होंने याद दिलाया कि हम हैं और कहा कि 12 से 18 महीने में लोकतंत्र बहाल हो जाना चाहिए, यानी 1 से 1.5 साल में चुनाव करवाओ। ये थी। सब जानते थे कि हसीना को बांग्लादेश छोड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि सेना ने उनका साथ छोड़ दिया था। मतलब सीधा था कि यूनुस सेना को लाइटली न लें।
तो आखिर में दिसंबर 2024 में यूनुस को कहना पड़ा कि 2025 के आखिर में या 2026 के फर्स्ट हाफ में बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे। चुनाव कब हों, इसे लेकर बांग्लादेश में अलग अलग राय हैं। छात्र नेता जल्द चुनाव चाहते थे ताकि वो क्रांति के माहौल को भुना लें। इसी तरह बीएनपी और जमात की भी अपनी अपनी प्रेफरेंस, अपने अपने कंपल्शन है। दूसरे बिंदु पर आइए, शेख हसीना का जो मुकदमा चल रहा है। शेख हसीना ने अपने पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनवाया था। आज उसी ट्रिब्यूनल में उन पर नरसंहार का केस चल रहा है। आरोप है कि उन्होंने हजारों नागरिकों की हत्या करवाई। इस मुकदमे में सबसे मजबूत आर्गुमेंट दिया जाता है कि हसीना ने पुलिस को छात्रों पर सीधे गोली चलाने का हुक्म दिया था। पिछले महीने बीबीसी वेरीफाई ने शेख हसीना का एक ऑडियो रिलीज किया था जिसमें वो पुलिस को ऐसा ही आदेश देते सुनी जा रही थी। 3 अगस्त को शेख हसीना की मुश्किल थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि उनके खिलाफ लोगों ने गवाही भी देनी शुरू कर दी। पहले गवाह का नाम है खोकन चंद्र बर्मन। बर्मन की उम्र 23 बरस है। उन्होंने जुलाई और अगस्त में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अदालत के सामने बर्मन ने कहा कि उन पर हमला हुआ जिससे उनकी बाईं आंख खराब हो गई, जबकि दाहिनी आंख में बहुत गहरी चोट आई। हमलावरों ने उनके चेहरे को निशाना बनाया जिसमें बर्मन के होंठ, नाक और दांत सुरक्षित नहीं बचे। अदालत में बर्मन का एक वीडियो भी प्ले किया गया जिसमें उनका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ दिख रहा था। शेख हसीना के खिलाफ 5 तरह के मुकदमे दायर किए गए जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सामूहिक हत्या को रोकने में विफलता की। अंग्रेजी में कहें तो फेलियर टू प्रिवेंट मास मर्डर। बांग्लादेश के कानून के मुताबिक ये एक वॉर क्राइम है। ये तो हुए 2 बड़े बदलाव। अब हसीना की रवानगी का क्या असर बांग्लादेश पर पड़ा है, इसे 5 बिंदुओं में आप समझिए। नंबर 1, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। हसीना के जाने के बाद कम से कम 152 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं और कम से कम 23 हिंदुओं की हत्या हुई है। हालांकि मोहम्मद यूनुस इन आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हमारी सरकार हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिर भी हमले तो हुए ही हैं और वो रिपोर्ट भी लगातार हो रहे हैं। लगातार भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश सरकार को ताकीद की जा रही है कि आप अपने यहाँ माइनॉरिटीज के राइट्स की भी रक्षा करें। दूसरा बिंदु आर्थिक मोर्चे से जुड़ा हुआ है। देश में चले आंदोलन की वजह से अस्थिरता आई जिससे बांग्लादेश की जीडीपी पर भी असर हुआ। गारमेंट सेक्टर जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां लगभग 60,000 मजदूरों की नौकरी चली गई। अंतरिम सरकार को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से राहत पैकेज लेना पड़ा, पर वहां से शर्तें लाद दी गई जैसे मीडिया फ्रीडम पर ध्यान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार में ट्रांसपेरेंसी की मांग। तीसरे बिंदु पे आई, हसीना के जाने से कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों का उदय हुआ है। यह जो ताकतें थीं वो एम्बोल्डन हुई। 3 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव ने लिखा है कि शेख हसीना ने जब रजाकार वाला बयान दिया तो उन्होंने न सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी के बच्चों से पंगा लिया बल्कि उनके एक बयान ने मदरसों के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया। बांग्लादेश में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30 लाख के आसपास बताई जाती है। जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र आंदोलन में शामिल हो गए तो उसका राजनीतिक असर दिखना ही था। कैसे? क्योंकि जमात का बांग्लादेश के मदरसों में अच्छा खासा प्रभाव है। जमात ने मौका भुनाया। जमात का स्टूडेंट विंग जो पहले से ही बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में एक्टिव था वो भी इस आंदोलन में एक्टिव हो गया और इस विंग का नाम है इस्लामी छात्र शिविर। अब जमात जब सीधे आंदोलन में शामिल हुआ तो उसने अपने एजेंडे के मुताबिक काम भी शुरू किया। शेख हसीना के जमाने में जमात को कोलैबोरेटर की तरह पेश किया गया। आरोप लगे कि 71 की जंग में जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए शेख हसीना ने जमात के नेताओं को फांसी पर लटकाया और उन्हें पनपने भी नहीं दिया। जब तक वो रही तब तक जमात प्रतिबंधित ही रहा, पर उनके जाने के बाद प्रतिबंध हट गया और जमात एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में एक्टिव है। आने वाले चुनाव में जमात सीधे उतरने की भी तैयारी कर रही है। जमात अपनी आलोचनाओं का जवाब में कहती है कि हमारे खिलाफ भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं, हमें सांप्रदायिकता से जोड़कर पेश किया जाता है, ये सब आरोप झूठे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद जमात के मुखिया ने यही बात मीडिया के सामने कही थी। चौथा बिंदु विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। 3 बड़े प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के इर्द गिर्द, भारत, पाकिस्तान और चीन। जब तक हसीना रही पाकिस्तान से संबंध तल्ख रहे। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु शेख हसीना के पिता, उन्होंने पाकिस्तान से ही आज़ाद करवाया था बांग्लादेश को भारत की सहायता से, इसलिए संबंध तल्ख रहे। पर अब वो संबंध यूनुस के राज में सुधर रहे हैं। वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात हो रही है दोनों देशों में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी बांग्लादेश आते जा रहे हैं। दोनों देशों की सरकार के लोगों की भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। व्यापारिक और सामाजिक संबंध सुधारने की बात मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। 15 साल से जो बातचीत नहीं हुई थी वो हो रही है। इन दिनों पाकिस्तान के कई इन्फ्लुएंसर और प्रोफेसर बांग्लादेश में दिख रहे हैं। उनके वीडियोस में बांग्लादेश की तारीफ भी सुनी जा रही है। बांग्लादेश की तरफ से भी उस मांग को कुछ मेलो डाउन कर दिया गया ऐसा लग रहा है, जिसमें मांग की जाती थी कि 71 के वॉर क्राइम्स के लिए पाकिस्तान माफी मांगे।
पाकिस्तान की तरह चीन भी बांग्लादेश के और करीब आया है। हालांकि शेख हसीना के दौर में भी चीन और बांग्लादेश के संबंध अच्छे ही थे। मोहम्मद यूनुस इसी साल अप्रैल के महीने में चीन गए थे। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश को ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन बता दिया था, इंडियन ओशन। साथ ही अपने बयान में भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स का भी जिक्र किया। इस पर असम के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने आपत्ति जताई थी। हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक थॉट्स जुड़े कई लोगों को यह बात रास नहीं आई थी। रही बात भारत की, तो भारत के लिए बीता साल बांग्लादेश में चुनौतीपूर्ण रहा। भारत ने शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश से रिश्ते बहुत मजबूत किए। सालाना लाखों की संख्या में वीजा दिए गए। भारत वहां रेल लाइनें और पुल बना रहा था। बांग्लादेश होते हुए अगरतला से कोलकाता तक सीधे रेलवे कनेक्शन की बात होती थी और लगता था कि देखते देखते ये सब हो जाएगा। इन सब के बीच भारत की सबसे बड़ी सफलता रही जब मोदी सरकार ने लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट साइन कर लिया 2015 में। 70 साल से चली आ रही ऑनक्लेव्स वाली जो समस्या थी उसका परमानेंट सोल्यूशन हुआ। बॉर्डर सीधी हुई। नए हिस्सों में बाढ़ लग गई। अब बस एक बड़ा मसला बचा था, तीस्ता नदी का पानी। हसीना के कार्यकाल में लगातार मिल रही सफलताओं का एक साइड इफेक्ट भी था, या कहिए कि भारतीय विदेश नीति ने जिस तरह हसीना के कार्यकाल में चीजों को डील किया उसने एक साइड इफेक्ट पैदा कर दिया। ये इंप्रेशन पैदा हो गया कि शेख हसीना भारत की दोस्त हैं और हसीना का दुश्मन भारत का दुश्मन। ये एक रिस्की पोजीशन थी क्योंकि हसीना ने अपना राजनीतिक वारिस तैयार नहीं किया था। तो अगर उनकी शांतिपूर्ण रवानगी भी होती तब भी भारत के लिए एक चैलेंज तो खड़ा ही होता। लेकिन जिस तरह हसीना बांग्लादेश से बेदखल हुई उसने भारत के लिए स्थिति बहुत ऑकवर्ड बनाई। इस बात के संकेत मिलते हैं कि ढाका में पिछले साल जो हुआ उसमें पश्चिमी ताकतों का हाथ हो सकता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इस एक तर्क पर या इस एक अनुमान पर लाखों की उस भीड़ को खारिज कर देना भी गलत था जो ढाका की सड़कों पर नजर आ रही थी। इस दौरान जिन लोगों की जान गई उन्हें बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तबका शहीद मानता है। ऐसे में जब हसीना ने भारत में शरण ले ली तो उसने बांग्लादेश के भीतर भारत के लिए सेंटिमेंट को कमजोर ही किया। ये भारतीय विदेश नीति की एक बहुत बड़ी विफलता थी कि हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। 1400 लोगों की मौत हुई, 5000 से ज्यादा घायल हुए यूएन के मुताबिक, लेकिन हम बस रिएक्ट करते रहे। हम किसी चीज को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए, पहले से तैयारी नहीं थी। अब बांग्लादेश के साथ संबंध खट्टे हो रहे हैं। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी खत्म की, यानी अब बांग्लादेश के समुद्री जहाज दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत में बांग्लादेश को लेकर अब जिस भाषा में बात हो रही है उससे भी तनाव बढ़ा ही है। वैसे ये दोनों तरफ है, बांग्लादेश में भी भारत को लेकर खराब भाषा में बात होती है। हम लेकिन भारत की बात करेंगे। दिल्ली, गुड़गांव और देश के दूसरे हिस्सों से लोगों को पकड़कर बांग्लादेश की सीमा में धकेला जा रहा है। ये कदम रिश्ते बेहतर करने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन नहीं है। यहाँ बस लोगों को धकेल दिया जा रहा है। फिर यूनुस सरकार भी रह रहकर कुछ ऐसा करती रहती है जो रिश्तों को सुधरने से रोकता है, जैसे शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। यूनुस सरकार जानती है कि भारत के लिए यह आसान फैसला नहीं होगा, लेकिन बार बार इस बात को रेखांकित करके यूनुस अपने यहाँ माहौल बनाते रहते हैं। इससे भारत की एक ऐसी छवि पेश होती है जैसे वो बांग्लादेश के गुनहगारों को अपने यहाँ पनाह दे रहा हो, जबकि ये बात इतनी भी सीधी नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बिंदु यह है कि जितने टॉल प्रोमिसेस के साथ में मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पे आई थी, उन्होंने अभी तक उसे डिलीवर नहीं किया है। बांग्लादेश में जिस तरह का इंटरनल फ्रैक्चर सोसाइटी में दिख रहा था वो अभी भी देखने को मिल रहा है। आरक्षण, जिस मुद्दे पर यह पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, शेख हसीना की रवानगी हुई, उसके बारे में कहा गया कि कोटा कम किया जाएगा, लेकिन हायरिंग ही नहीं आई। तो बांग्लादेश अभी अपनी क्रांति को प्रोसेस कर रहा है और हिंदुस्तान देख रहा है कि बांग्लादेश की नई पॉलिटिकल रियलिटीज को किस तरह से डील किया जाए। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिर वैसे हो जाएंगे जैसे बीते 15 साल में थे, हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं, जिसे आनंद ने रिकॉर्ड किया है और साजिद ने लिखा है। आप देखते रहिए खबरगांव।